हेलो एवरीवन, मैं उज्जवल आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम फोर्थ लेक्चर फ्रॉम एशियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है लेटर वैदिक एज, और ये सेकंड पार्ट है वैदिक एज का। इससे पहले हम पार्ट 1 में अर्ली वैदिक के बारे में डिस्कस किए हैं। वहाँ की सोसाइटी कैसी है, वहाँ के रिलीजन, वहाँ की पॉलिटी कैसी है, ये सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड। इससे पहला हमने पढ़ा था ऋग वैदिक एज, जिसको हमने अर्ली वैदिक पीरियड बोला था, और उसका जो टाइम फ्रेम था वो था हमारे पास 1600 BC से 1000 BC। उस पीरियड में हमने ऋग वैदिक एज पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि वुमेन की कंडीशन क्या थी वहाँ पे। हमने पढ़ा था कि वहाँ पे कोई वर्ण सिस्टम नहीं आया था, वहाँ पे बिल्कुल सिविलाइज सोसाइटी थी। जो हवन होते थे, हवन सिर्फ होते थे अनाज से। और लेटर वैदिक पीरियड में हम जब बात करेंगे तो यहाँ की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई, वुमेन की कंडीशन हो। प्रीस्ट ने कैसे वर्ण सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड में। तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ था हमारे पास कि जो एग्रीकल्चर है वो मेन स्ट्रीम ऑक्यूपेशन बन गया था वैदिक पीपल के लिए, वैदिक लोगों के लिए। और इससे पहले था हमारे पास मेन जो इकॉनमी थी, वो मेन इकॉनमी डिपेंड करती थी काउस पे, कैटल्स पे, कि जिसके पास ज़्यादा कैटल्स रहेगा वो सबसे ज़्यादा अमीर बनेगा। मेन ऑक्यूपेशन डोमेस्टिकेशन था। लेकिन यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो क्या हो गया, मेन स्ट्रीम में आ गया। और बफेलो को हमने पालना शुरू कर दिया बहुत हाई स्केल में। क्यों पालते थे बफेलो को? क्योंकि बफेलो एग्रीकल्चर प्रोसेस में बहुत ज़्यादा काम देता था, और ये एनिमल बहुत ज़्यादा यूज़फुल था स्वैम्पी लैंड्स में। स्वैम्पी लैंड्स क्या होता है? स्वैम्पी लैंड्स होता है, जैसे अगर हम बात करें कि ऐसे लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? स्वैम्पी लैंड्स। की यहाँ पे लैंड है और लैंड में पानी भरा हुआ है, तो इसमें चावल की खेती, गेहूं की खेती एक अमाउंट में बहुत अच्छा होता था। तो इसमें प्लगिंग करने में हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, इसीलिए हमने बफेलो को पालना शुरू कर दिया स्वैम्पी लैंड के प्लगिंग के लिए। उसके बाद जो हमारे पास इंद्र गॉड थे, वो लॉर्ड ऑफ द प्लव बन गए। मतलब इससे पहले गॉड इंद्र का क्या हमने दिया था सिचुएशन, कि गॉड इंद्र एक बारिश के देवता हैं, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक लॉर्ड, मतलब एक लैंड के देवता। किसको मान लिया हमने? गॉड इंद्र का। मतलब कुछ भी चल रहा था यहाँ पे। आगे चल के जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आगे पीरियड में, वहाँ पे सिचुएशन और वर्स्ट होती चली जाएगी। नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ प्लांट्स होने लग गए हैं, फूड्स होने लग गए हैं। जैसे पहले हमने पढ़ा था कि ऋग वैदिक में यवा को ही बार्ली कहते हैं। तो जो यवा था वो सिंगल अनाज उगता था ऋग वैदिक एज में, सिर्फ बार्ली ही उगता था ऋग वैदिक एज में। लेकिन अर्ली वैदिक में क्या हुआ, बहुत तरह के हमारे पास फूड उगने लग गए हैं। बार्ली तो उगता ही था, लेकिन अब लोगों ने वीट को उगाना शुरू कर दिया, राइस को उगाना शुरू कर दिया, पल्सिस, लेंटिल्स, मिलेट, शुगर केन, ये सब का भी उपज शुरू कर दिया। और जो हमारे पास राइस था, हमने राइस को यूज़ किया दान और दक्षिणा के लिए। आज के टाइम में भी जब हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी व्रत रखते हैं, तो एक पंडित को देने के लिए हम दान में चावल देते ही देते हैं। तो क्या है, कुकिंग राइस को हमने एज अ दान दक्षिणा यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये सब चीज़ें भी लेटर वैदिक पीरियड से ही चली आ रही है। जो लेटर वैदिक पीरियड का जो है टाइम पीरियड, वो है 1000 से 600 BC तक। उसके बाद हमने क्या किया था, तिल का तेल हम क्या करते थे उस टाइम पे। आज के टाइम में तिल का तेल अगर हम बात करें पूजा के लिए, हवन के लिए, तो सबसे शुद्ध माना जाता है तिल का तेल। तो वो कहाँ से आया? वो लेटर वैदिक पीरियड से ही आया। तिल का तेल हमारे पास वेजिटेबल फूड ऑयल था उस टाइम पे, लेटर वैदिक के टाइम पे, और हमने इसको क्या कर लिया, एज अ रिचुअल्स के लिए भी यूज़ करना शुरू कर दिया, जो कि आज तक भी कायम है। उसके बाद हमारे पास आयरन का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया। आयरन का जब यूज़ होने लग गया तो आयरन के यूज़ से क्या होता था, आयरन का अगर हमारे पास कोई भी वेपन्स होता है तो बहुत आसानी से कोई भी फॉरेस्ट को, कोई भी लैंड को आराम से खोद देता है या फिर तोड़ देता है। तो वहीं पे क्या हुआ कि आयरन का यूज़ से हमारे पास डेंस रेन फॉरेस्ट जो हमारे पास होता था, जिसको हमको लगता था कि इसका कोई काम नहीं है, हमने उसको भी काट के हमने उसको क्या किया, इफेक्टिव मैनर में यूज़ करने लग गए। डेंस रेन फॉरेस्ट होता क्या है? डेंस रेन फॉरेस्ट एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये होता है कि जहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं होता है कोई चीज़ का, बिल्कुल यहाँ पे कोई चीज़ का जगह नहीं होगा, और बिल्कुल यहाँ पे
पौधा होगा, यहाँ पे हमारे पास शॉप्स होंगी, यहाँ पे ट्री होगी, यहाँ पे ट्री होगी। तो यहाँ पे पहले के टाइम में जब आयरन नहीं था, जब हमारे पास आयरन नहीं था, तो हम सोचते थे कि ये लैंड तो हमारे पास ख़राब है, इसका हम क्या यूज़ करेंगे, इसके हम अंदर जाएंगे, इसका क्या यूज़ करेंगे। लेकिन जब हमारे पास आयरन आया, जब हमने आयरन का यूज़ करने लग गए, तो आयरन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इतना ज़्यादा शार्प होता है, तो उस स्ट्रॉन्गनेस की मदद से हम क्या करने लग गए, इसको काटने लग गए। इसको काट के हमने इसको पूरा एक लैंड बना दिया जिसका हम आगे काम कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि जब हमारे पास आयरन आया, तो हमने उसको डेंस रेन फॉरेस्ट को भी हमने क्या कर दिया, इफेक्टिव मैनर में यूज़ करने लग गए। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास एक्वायर्ड नॉलेज आने लग गई, सीजन्स की, मैन्यूरिंग की, इरिगेशन की। मतलब पहले तो था कि हमको कुछ पता नहीं चलता था कि भाई एक पर्टिकुलर ए अनाज है वो सीज़न ए में उगेगा, एक पर्टिकुलर बी अनाज है वो सीज़न बी में उगेगा। लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ कि इरिगेशन की हमको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होने लगी, प्रॉपर नॉलेज होने लग गई। उसके बाद हमारे पास सीजन्स की कि भाई अच्छा ये टाइम आ गया है, इस टाइम के बाद सीजन, ये वाला सीज़न शुरू होगा, अच्छा अब ये टाइम चला गया है, इस टाइम के बाद सीज़न ये शुरू होगा। तो हमने इसकी प्रॉपर हमको नॉलेज मिलने लग गई, हमारे पास इसकी प्रॉपर नॉलेज मिलने लग गई, हमारे पास सीजन, मैन्यूरिंग, इरिगेशन की प्रॉपर नॉलेज मिलने लग गई। अब क्या हुआ यहाँ पे कि हमारे पास सेटलमेंट्स होने लग गई, कुछ सेटलमेंट्स होने लग गई। जब हम एग्रीकल्चर करेंगे तो हमने क्या किया कि उसको हम एक समूह में रहने लग गए, और मतलब एक सेटलमेंट लेने लग गए और डेवलपमेंट करने लग गए एक नए नए एरिया को, और उसका हम नाम देते थे जो कि हस्तिनापुर और कौसंबी था। यही आगे चल के हम पढ़ेंगे कि यही जनपद बनेगा, जनपद से महाजनपद बनेगा। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड तक सेटलमेंट्स हमने बनाना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ लेटर वैदिक सोसाइटी के बारे में कि वहाँ की सोसाइटी कैसी थी। तो वहाँ की सोसाइटी हम क्या, सबसे पहली बात कि वो ना जॉइंट फैमिली में रहते थे, मतलब एक जो 2-3 जनरेशन एक साथ रहते थे, तो 3 और 4 जनरेशन लिविंग टुगेदर। उसके बाद हम बात करें कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र यहीं से स्टार्ट हुआ था, तो लेटर वैदिक पीरियड में ही गोत्र का इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हुआ था। अब गोत्र होता क्या था कि एक सेम एंसेस्टर्स है, एक सेम ए है, बी है, सी है, डी है, ये सब जनरेशन्स है, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4, ई है, जनरेशन 5। अगर ई का गोत्र सेम है तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो ई का जो एंसेस्टर्स है, ए की जो पूर्वज है, ई का जो पूर्वज है वो कौन है, ए है। तो हमने ऐसी बातें लेटर वैदिक पीरियड में आने लग गए। और हमने एक और चीज़ का यहाँ पे किया कि सेम गोत्र वाले मेंबर्स के साथ शादी नहीं होगा, नो मैरिज बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र कुड टेक प्लेस। उसके बाद हमारे पास डिसेंडेंट कॉमन एंसेस्टर्स की, मतलब अगर बहुत ज़्यादा जनरेशन का गैप है, मतलब 10-12 जनरेशन है, लेकिन अगर उसका गोत्र सेम है तो उसको हम कह सकते हैं कि उसका जो एंसेस्टर क्या है वो सेम है। उसके बाद मोनोगोमस मैरिज को प्रीफर करने लग गए, जो कि हम ऋग्वेदिक में भी करते थे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ हुई कि हमने रेस्ट्रिक्शन देने लग गए वुमेन्स को, जो कि ऋग्वेदिक टाइम में वुमेन्स को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, वुमेन हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकती थी। लेकिन यहाँ पे वुमेन्स के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने लग गए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो कि हमने डोमिनेंस दिखाया वुमेन पे, वो ये बात लिखी हुई है कि जो डॉटर है, वो डॉटर इज सेड टू बी अ सोर्स ऑफ सोरो, मतलब जो बेटी है वही सारे दुखों का कारण है। सारी दुखों का कारण क्या है, बेटी है। तो यहाँ पे एक वुमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा डोमिनेंस दिखाया गया एक प्रॉपर पेट्रियार्कल सोसाइटी में। उसके बाद वुमेन को फोर्स पहले था कि मर्जी से होता था कि अगर वुमेन रहना चाहती है शादी के बाद तो वो रह सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वुमेन हैड टू स्टे, उसको रहना ही पड़ेगा शादी के बाद हस्बैंड के घर, जो कि आज तक चलता हुआ आ रहा है। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स ऑन पब्लिक मीटिंग, मतलब सभा जो समिति हमने ऋग्वेदिक पीरियड में पढ़ा था, जहाँ पे वुमेन्स को अलाउ किया जाता था कि वो उसके मेंबर्स भी हैं, वहाँ पे वो आ भी सकते हैं, तो उनको यहाँ पर क्या कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमारे पास वर्ण सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया। जो 4 वर्ण का हमने नाम दिया,
ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्र। जो ब्राह्मणास थे, अब इनको काम के ये वर्क के रिलेटेड उस वक्त ऐसा नहीं था कि शूद्र ऊपर है, जो ब्राह्मण्स है वो ऊपर हैं, शूद्र जो है नीचे है, क्षत्रिय जो है वो ऊपर हैं, वैश्या जो है नीचे हैं। उस टाइम पर जब ये वर्ण बनाया गया तो हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि हमने सिर्फ काम के बेस पर डिवाइड किया था। हमने सिर्फ काम के बेस पर डिवाइड किया था। अगर हम बात करें कि सिर्फ काम के बेस पे हमने डिवाइड किया था, यहाँ पे हमने दिया था शूद्र को, यहाँ पे हमने सबसे टॉप पे हमने दिया था ब्राह्मण को, उसके बाद हमने दिया था यहाँ पे क्षत्रिय को, फिर वैश्यास आए थे और लास्ट में शूद्र आए थे। तो इनको हमने कोई स्टेटस के बेस पर डिवाइड नहीं किया था, हमने इनको डिवाइड किया था एज अ काम के बेस पे कि जो ब्राह्मण्स हैं वो क्या करते हैं, उनके पास कंप्लीट नॉलेज है, ब्राह्मण्स के पास नॉलेज है, वो पूजा कराते हैं, प्रेयर्स कराते हैं, तो हमने ब्राह्मण्स को ब्राह्मण बोला। फिर क्षत्रिय जो कि वार में पार्टिसिपेट करते हैं, जो वार में पार्टिसिपेट करेंगे उनको बोल देंगे क्षत्रिय। जो एक वैश्य होगा वो क्या करेगा, बिजनेस करेगा, और जो कि छोटे मोटे काम होगा शूद्रास क्या कहेंगे, जो कॉबलर होगा, जो कारपेंटर होगा, मतलब छोटे छोटे काम वाले को क्या बोल देंगे, शूद्र बोलेंगे। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ कि जैसे एक जनरेशन अगर हम एग्जांपल लें कि जनरेशन 1 की बात करें, कुछ जनरेशन की बात कर लेते हैं, जनरेशन 1 की बात करें, जनरेशन 2 की बात करें, जनरेशन 3 की बात करें, जनरेशन 4 की बात करें। यहाँ पे हम 4 जनरेशन का एग्जांपल ले रहे हैं। अब हम मान के चलते हैं कि वर्ण सिस्टम कहाँ पे आया, वर्ण सिस्टम हमारे पास जनरेशन 1 में आया। तो जनरेशन 1 के लोगों को तो पता है कि क्या कहते हैं, ये काम ये करेंगे, ये काम ये करेंगे, ये काम ये करेंगे। लेकिन जब जनरेशन 2 की बारी आई तो यहाँ पे हल्का सा डोमिनेंस आने लग गया कि जो जनरेशन 2 के बच्चे थे उन्होंने कहा, जैसे वहाँ पे क्या था कि थोड़ा बहुत, अब जनरेशन 1 के लोगों ने थोड़ा थोड़ा जनरेशन 2 के बारे में बताया। अब पूरा 100% तो कंप्लीट नॉलेज नहीं दे देंगे ना कि भाई ये कोई मतलब पैसे या फिर कोई स्टेटस के बेस पर नहीं बटा हुआ है, ये काम के बेस पे बटा हुआ है। तो जनरेशन 2 धीरे 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 जनरेशन 3 4 तक आते आते ऐसा हो गया कि जनरेशन 4 वालों के जो ब्राह्मण्स थे उनके घर कोई शूद्र आ जाता था या उनके मंदिर में कोई शूद्र आ जाता था तो वो उसको पाप मानने लग गए कि भाई शूद्र छोटे हैं, शूद्र छोटे मोटे काम करते हैं, तुम क्यों आ रहे हो, ये वो। तो यहाँ से आगे चल के धीरे 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 कोई चीज़ के, जैसे क्या था कि सबसे हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी आई, हमारे पास ब्रिटिश का शासन था। लेकिन जब ब्रिटिश का शासन 1600 में एडी में आए थे वो लोग, तो उस टाइम पे जो लोग होंगे वो तो नहीं है कि वो गुलाम रहेंगे। लेकिन जब धीरे धीरे जब जो कि 1850 1860 के जो लोग में पैदा हुए होंगे वो तो बचपन से ही देख रहे हैं कि भाई गुलामी है, तो उनके लिए कोई गुलामी वैसा नहीं है कि नहीं भाई हम गुलाम हैं, वो उनको वो लाइफ नॉर्मल लगने लगती है। वही केस इनके साथ हुआ कि जनरेशन 3 4 5 6 को जो शूद्र थे उनको नॉर्मल लगने लग गया कि भाई नहीं हम छोटे हैं, हम तो छोटे मोटे काम करते हैं, ब्राह्मण्स तो बहुत नॉलेज है। ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्राह्मण्स, अब ये ना पहले तो ये सिर्फ बनाया गया था उस वर्क पे बेस पे, लेकिन आगे चल के यही निर्धारित हो गया कि अब जो ब्राह्मण्स हैं वो प्रेयर ही कराएंगे और नॉलेज में सिर्फ ब्राह्मण का ही अधिकार होगा। कोई भी वार होगा तो क्षत्रिय ही करेगा, कोई भी बिजनेस होगा तो वैश्य ही करेगा। मतलब इसको फिक्स कर दिया गया, पहले ये फिक्स नहीं था, अब इसको क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। तो वही चीज़ है कि जब वर्ण सिस्टम आया तो जो क्षत्रिय थे वो क्या थे, सोशल हियरार्की वर द रूलर, जो कि रूलर्स थे जो कि वार करते थे उनको हमने क्या बोल दिया, क्षत्रिय बोल दिया। और ब्राह्मण कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अब क्या हुआ यहाँ पे, इसको हम आगे चल के पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़ेंगे कि ब्राह्मण्स ने कैसे पूरे सोसाइटी को कैसे कंट्रोल किया। अब द वैश्यास मोस्ट न्यूमरस वर्ण वर इंगेज्ड एग्रीकल्चर एज वेल। एग्रीकल्चर है, बिजनेस करेंगे, वैश्यास क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, उसमें इंगेज रहेंगे। उसके बाद वर ट्रिब्यूट्स गिफ्ट टैक्सेस, उसको भी बाद में करेंगे। मतलब ये कुछ था नहीं कि जैसे क्षत्रिय क्या थे, जैसे हम यहाँ बात करते हैं कि ये हमारे पास 4 तरह के लोग हैं, ये ब्राह्मण है, ये हमारे पास क्षत्रिय है, ये हमारे पास वैश्य है, ये हमारे पास शूद्र है। अब क्या हुआ कि अब इन चारों में से सबसे अमीर, सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास होगा,
सबसे ज़्यादा पैसा होगा हमारे पास शुद्ध वैश्यास के पास। वैश्यास के पास क्यों? क्योंकि वैश्यास क्या कर रहे हैं? वैश्यास कर रहे हैं बिजनेस। वैश्यास कर रहे हैं बिजनेस। और आज के टाइम का हम इसको मान के चलो कि आज के टाइम का ये रतन टाटा है, या आज के टाइम का ये क्या है? अडानी है। आज के टाइम का अडानी अंबानी कौन है? वैश्यास थे उस टाइम पे। और अभी के टाइम में जो क्षत्रिय हैं वो क्या करते थे? जैसे ये तलवार पकड़ी हुई है ना इन्होंने, ये तलवार है, तो ये तलवार की नोक पे इनको डराते थे कि भाई तुम हमको पैसा दो, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। पैसा दो इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, तुम हमसे टैक्स दो हमको, नहीं तो हम तुमको तलवार की नोक से मार देंगे। तो अब ये क्या देता था? पैसा देता था। अब जब ये इसको पैसा दे रहा है तो ये भाई साहब अपना दिमाग क्या लगाते थे कि भाई अब पूरा कंट्रोल तो नॉलेज और पीरियड का इन्हीं के हाथ है। अब इन्होंने तो ऐसा दिखा दिया कि भाई भगवान के पास जो संदेश जाएगा वो तो भाई हम ब्राह्मण ही संदेश देंगे। तो इन्होंने क्या किया कि अब ये तो इनके पास तो तलवार है नहीं, दिखाने के लिए। तो ये क्या करेंगे? ये वैश्यास को धमकाएंगे। कैसे धमकाएंगे? कि भाई तुम हमको गिफ्ट्स दो, तुम हमको ऑर्नामेंट्स दो, तुम हमको ये देखो ब्राह्मण थे वो शूद्र से तो बात ही नहीं करते थे कि भाई तुम तो सबसे खत्म हो, तुमसे हम क्या बात करें, तुमसे बात करना हमारा अपमान है। ये सिर्फ बात करते थे वैश्यास से और शूद्र से, वैश्यास से और क्षत्रिय से। ब्राह्मण वैश्यास को भगवान की धमकी देते थे कि भाई तुम अगर हमको गिफ्ट्स नहीं दोगे, तो हम तुमको क्या कर देंगे? भगवान से शिकायत लगा देंगे, और फिर भगवान तुमको जितना भी पैसा दे रहा है वो सब क्या कर देगा? बंद कर देगा। तो उसके डर से उस टाइम पे इतना डर इन्होंने फैला दिया था कि वैश्यास डर जाएगा, तो इन्होंने इसको गिफ्ट्स देंगे और इसको क्या देगा? डरा के कलेक्शन टैक्सेस देगा। अब क्या हुआ कि ब्राह्मण अब क्षत्रिय सिर्फ पैसा किससे ले रहा है? वैश्या से। लेकिन जो ब्राह्मण है वो वैश्या से भी ले रहा है और टाइम पे क्षत्रिय को भी डरा के ले रहा है। क्षत्रिय से डरा रहा है कि भाई तुमसे ये, क्षत्रिय से कुछ भी गलती होता, छोटा सा भी गलती होता, तो वैश्य ब्राह्मण उसको इतना बड़ा दिखा देता कि अगर तुमने ये कर दिया, अब तुम 1000 गाय का दान नहीं करोगे, अगर तुम 100 किलो सोना का दान नहीं करो, उस टाइम पर 100 किलो सोना नॉर्मल था, 100 किलो सोना का दान नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारा राजगद्दी चला जाएगा, तुम पूजा करो। तो पूरा ब्राह्मण से कंट्रोल था, सारे इनसे तो बात ही नहीं करते थे, ये तो पूरा इनको खत्म ही मानते थे। वैश्यास और क्षत्रिय पे भी किनका कंट्रोल था? इनका ही कंट्रोल था। तो एक तरीके से पूरा एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ डोमिनेंस किसका था? ब्राह्मण्स का था। उसके बाद हमारे पास शूद्रस आते हैं जो कि बॉटम सोशल हायरार्की में थे और वो सबसे छोटे छोटे काम करते थे। वही चीज़ कह रहा है कि इस पीरियड में ब्राह्मण्स आर कंसिडर्ड एज मोस्ट पावरफुल थे ब्राह्मण्स के। क्यों थे? जो कि हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि ब्राह्मण्स ने ना कुछ स्टेजेस बना दी थी कि लाइफ कैसे चलेगी। ब्राह्मण्स ने क्या कर दिया था कि स्टेजेस ऑफ लाइफ बना दिया था कि भाई अगर तुम देखो, अगर तुम 1 से लेकर 12 साल के बीच में हो या 12 या 13 साल के बीच में हो तो तुम ब्रह्मचार्य का लाइफ जियोगे। ब्रह्मचार्य मतलब कोई भी लड़की से बात नहीं करोगे, एक प्रॉपर स्कूल में आओगे, प्रॉपर एक गुरुकुल जैसा चलेगा, तुम्हारे आसपास सिर्फ मर्द ही मर्द होंगे, तो प्रॉपर ब्रह्मचार्य फॉलो करोगे। उसके बाद जब तुम उस एज में हो जाओगे, 13-14 साल में हो जाओगे, तो तुम गृहस्थ करोगे। गृहस्थ मतलब अपने परिवार को संभालोगे। उसके बाद जब तुम्हारा एज हो जाएगा तो तुम वनप्रस्थ कर जाओगे, मतलब वन की तरफ जाके आराध्य करना शुरू कर दोगे। और इन्होंने बाद में एक फोर्थ भी किया कि भाई अगर किसी को ये कुछ नहीं करना तो वो सारा मोह ममता त्याग करके संन्यास ले लेगा। तो ये उस टाइम पर क्या था? हमारे पास सोसाइटी था, लेटर वैदिक की सोसाइटी थी। अगर हम बात करें अब रिलीजन्स की, तो लेटर वैदिक के जो रिलीजन थे वो भी बहुत अटपटे थे। ऋग्वेदिक या फिर अर्ली वैदिक के टाइम से क्या हुआ? विष्णु और रुद्र को हमने पढ़ा था कि इनका जो अर्ली वैदिक पे टाइम था ना, वो नॉर्मल छोटे मोटे देवता का नाम था कि वह छोटे मोटे देवता। पहले देखो ये भी था कि ऋग्वेदिक में क्या था कि उन्होंने ना कोई सुप्रीमेसी नहीं माना था कि सारे देवता, अब जैसे अग्नि थे या फिर सन था या फिर इंद्र थे, इनका ऋग्वेदिक के लोगों का ये सोचना था ना कि जो टॉप सुप्रीम गॉड है वो तो एक ही है, सुप्रीम गॉड एक ही है। और सुप्रीम गॉड ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे बात करते हैं, सुप्रीम गॉड एक है, उसने क्या किया गया है कि अपने पार्ट्स बांट दिए हैं कि भाई तुम बारिश संभालोगे, तुम धूप दोगे, तुम सीजन संभालोगे,
लेकिन सुप्रीम क्या है, एक ही है, बाकी सब इन्होंने अपने बंदे रख के काम करवा रहे हैं। लेकिन जब हम ऋग वैदिक पे आए, जब हमने ऋग वैदिक से अर्ली वैदिक पे आए, लेटर वैदिक पे आए सॉरी, तो लेटर वैदिक में क्या हुआ कि यहाँ पे हमने ये भगवान को ही सुप्रीम मानना शुरू कर दिया। क्यों सुप्रीम मानना शुरू कर दिया? क्योंकि भगवान को सुप्रीम मानेंगे तो लोग उससे डरेंगे, और भगवान से जो सिर्फ उस टाइम पे कनेक्ट हो सकता था वो सिर्फ ब्राह्मण्स हो सकते थे। तो ब्राह्मण्स ने अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए उस टाइम पे नए नए मतलब कुछ भी भगवान को बना देते थे। तो इन्होंने क्या किया कि विष्णु और रुद्र को क्या रुद्र मतलब शिव जी, आज के टाइम पे विष्णु को तो सब जानते ही है, तो विष्णु और रुद्र स्मॉलर थे कहाँ पे, ऋग्वेद में, लेकिन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो गए कहाँ पे, लेटर वैदिक में। लेटर वैदिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद कि उन्होंने ना याजनास की ना बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। याजना मतलब एक तरीके से जो हवन होता है उसको बोलते हैं याजना। तो हवन की ना फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बना दिया। कुछ भी चीज़ छोटा से छोटा हुआ हवन करा दो, कुछ भी चीज़ हुआ, और हर चीज़ को अशुभ नशुभ मानने लगे। दूध गिर गया अशुभ है, अब कोई चीज़ मतलब गिर के टूट गया वो अशुभ है, कोई जानवर रास्ता काट गया वो अशुभ है, मतलब कुछ भी चला रहे थे कि अब मतलब इस कंडीशन पे आ गया था उस टाइम पे कि आज के टाइम में तो फिर भी बहुत है। पहले के टाइम में अगर बिल्ली अगर रास्ता काट देती थी तो उस पे भी क्या होता था कि अशुभ हो गया। अब उस अशुभ को शुभ करने के लिए यज्ञ करो। अब उस शुभ को यज्ञ मतलब बिल्ली रास्ता काट गई, अगर तुमने पार कर दिया तो तुमसे अशुभ हो गया। अब तुमको शुभ करना है तो तुम ये नहीं है तुमको शुभ करना है, तुम सीधा हवन करो। और हवन में क्या करो, तो हवन में करो कि बहुत ज़्यादा एनिमल्स को सेक्रीफाइस कर दो, एनिमल्स को सेक्रीफाइस कर दो हवन में। उसके बाद क्या कहते हैं, क्लास ऑफ ब्राह्मण से फंडामेंटल सुप्रीमेसी, मतलब कुछ भी मतलब अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए ब्राह्मण कुछ भी कर रहे थे। अब ये भी था कि ऋग वैदिक टाइम में जो मैंने पहले बताया था कि अर्ली वैदिक टाइम में यज्ञ हो रहे थे, हवन हो रहे थे, लेकिन उस हवन में सामग्री क्या थी, उस हवन में सामग्री थी वहीं के शुद्ध जो पौधे थे वो थे सामग्री। जो वहाँ के टाइम पे जो यवा था, बार्ली था, वो थे सामग्री। लेकिन यहाँ के टाइम पे लेटर वैदिक में सामग्री क्या थी, हमारे पास एनिमल्स थे। मतलब इस टाइम पे एनिमल्स थे कि उन्होंने मतलब नाम दे दिया, बड़े बड़े यज्ञ का नाम दे दिया कि जो सबसे बड़ा यज्ञ, दान दक्षिणा तो होगा ही होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट यज्ञ मतलब यज्ञ का नाम दे दिया कि भाई अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ। इतना मतलब ये लोग इस कंडीशन पे आ गए। अब जैसे ये अश्वमेध का हम एग्जांपल लेते हैं, तो अश्वमेध अश्व मतलब घोड़ा, तो इस टाइम पे अश्वमेध यज्ञ क्या था कि घोड़े को मार के, जैसे एक हॉर्स है तो हॉर्स को मार के उसके पेट का जो अतरी होता है ना, उस अतरी को डालेंगे हम एज अ सामग्री। मतलब इस कंडीशन पे ये लोग आ गए थे अपने सुप्रीमेसी दिखाने के लिए, सिर्फ अपने सुप्रीमेसी दिखाने के लिए कि अश्वमेध यज्ञ इतना मतलब सुनने में ही लग रहा है, उस टाइम पे वो लोग करते थे। क्यों? अब ये लोग इतना खतरनाक क्यों करते थे कि अब जैसे मान के चलो कि यहाँ पे एक घोड़ा है, इस घोड़े को मारा जा रहा है, इस घोड़े की अतरी बाहर निकाली जा रही है, इस घोड़े की अतरी बाहर, देखने में कितना वो लगेगा। अब यहाँ पे क्या है, लोग देख रहे हैं बैठ के, ये सब क्या है, लोग हैं। अब ये सब लोग देख रहे हैं तो लोग देख के डर रहे हैं कि भाई अगर हम भी कुछ करेंगे तो भगवान कहीं हमारा भी यही हाल नहीं कर दे, तो हमारा भी यही हाल नहीं कर दे। इसीलिए जो ब्राह्मण कह रहा है उनकी बात चुपचाप मानते चलो। ये था अश्वमेध यज्ञ से यही सब करते ही थे। अब क्या हुआ कि उस टाइम पे ये भी था कि मतलब अब जो पैसे वाले हैं वो तो दे देंगे, लेकिन अब जैसे कोई छोटा है, कोई गरीब है, कोई शूद्र है, ठीक है, अब शूद्र के पास पैसा तो है नहीं, ठीक है। अब उससे क्या हुआ कि उसको पता है कि भाई अगर मैं मंदिर में चप्पल पहन के चला गया, उन्होंने मंदिर तो उस वक्त था नहीं, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर वहाँ पे कोई ऐसा जगह है जहाँ पे कोई चीज़ को चप्पल पहन के नहीं जाना है और वहाँ पे अगर वो चप्पल पहन के गलती से चला गया तो क्या होगा, उसने क्या कर दिया, एक अशुभ कर दिया, अशुभ कार्य कर दिया। अब उसको पता है कि अगर मैंने अशुभ कार्य किया तो ब्राह्मण आ जाएंगे मुझे भी अशुभ को शुभ करवाने में कि भाई तुम ये यज्ञ करो, तुम ये यज्ञ करो तो तुम शुभ हो जाओगे। लेकिन इसके पास तो यज्ञ करने का पैसा है नहीं, तो यज्ञ करो, पैसा तो यज्ञ में जो जाएगा अलग जाएगा, लेकिन जितना यज्ञ में जाएगा उससे कम 10 टाइम्स 20 टाइम्स किसको दे दो, हमारे ब्राह्मण्स को दे दो, हमारे पास पंडित पुरोहित जो आएंगे कराने उनको पैसा दे दो। उतना पैसा तो इस बेचारे के पास है नहीं। तो ये मतलब इतना डर के रहने लग गया था कि पूछो मत। ब्राह्मण से डरते थे ये लोग राजा उजा से नहीं डरते थे मतलब उतना नहीं डरते जितना तो ब्राह्मण से डरते थे। अब
क्या हुआ कि लार्ज नंबर ऑफ कैटल्स और अदर एनिमल सेक्रीफाइस होने लग गए यज्ञ के लास्ट में। तो हमारे पास इकोनॉमी, अब जैसे ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी कैसे रुकेगी, जैसे अब घोड़ा है, घोड़े से हम लोग घोड़ा नहीं कहेंगे, गाय है। अब गाय से हम क्या निकाल रहे हैं, हमारे पास ये काव है, काव से हम भी निकाल रहे हैं मिल्क। अब इस मिल्क को बेचेंगे तो एक मिल्क को मान के चलो कि हमारे पास 1000 काव है। अब 100 काव को जब हम बलिदान दे देंगे तो हमारे पास मिल्क तो आएगा नहीं, तो कहीं ना कहीं एक स्मॉल अमाउंट में ही, लेकिन जब ये स्मॉल अमाउंट की चीज़ें ही बहुत रिसेंट फ्रीक्वेंट होने लग जाएगी तो एक लार्ज इम्पैक्ट दिखेगा हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ में। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास एक और सेक्शंस आ गया। अब गुड कंडक्ट, सेक्रीफाइसेस, रिकमेंड हैप्पीनेस, मतलब कि अगर आप खुद से हैप्पी होना चाहते हो तो सेल्फ सेक्रीफाइस को रिकमेंड करना शुरू कर दिया, जो कि हमारे पास कहते हैं हम उपनिषद्स में। उपनिषद्स में मतलब क्या हमें करना चाहिए जिससे हम अच्छे आचरण का सहारा ले, तो उसको उपनिषद कहते हैं। अब क्या हुआ कि उपनिषद में ना 2 बेसिक प्रिंसिपल्स था, कर्म और ट्रांसमिशन ऑफ सोल, रीबर्थ बेस्ड ऑन पास्ट। मतलब इसका मतलब यही है, अब अकॉर्डिंग टू दिस टाइप मोक्ष फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल। इसका मतलब था हमने एक ऐसे पिक्टोरियल फॉर्म दे दिया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, गॉडेस है। अब इस गॉड हमारे पास एक छोटा सा बच्चा दे रहा है, छोटा सा बच्चा दे रहे हैं। उसके बाद मतलब बच्चा एक तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, बर्थ दे रहे हैं। अब ये बच्चा बड़ा हो रहा है, और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, और फिर ये क्या होगा कि यहाँ से कुबड़ा होते चले जाएगा, कुबड़ा होते 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 लास्ट में मर जाएगा, और मर जाएगा तो फिर इन्हीं के पास आ जाएगा। फिर ये मतलब एक तरीके से एक साइकिल चला दिया इन्होंने, साइकिल चला दिया एक रिलीजन के नाम पे कि भाई ऐसे 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 हो रहा है। उसके बाद हमने अभी पढ़ा लेटर वैदिक के रिलीजन। अब हम करते हैं कुछ पॉलिटिकल बातें इन द सेंस कि वहाँ पे कैसा मतलब पॉलिटिकल सिस्टम था लेटर वैदिक पीरियड में। तो लेटर वैदिक पीरियड की हम पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट टू लूज कंट्रोल ओवर द चीफ असेंबली। अब क्या हुआ ना कि इस टाइम पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे क्या था कि जैसे अब कोई राजा है, कोई राजा ए है। अब वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसने एक पर्टिकुलर किसी राज्य को जीत रखा है, वो वहाँ का राजा है। अब ये राजा मर गया, तो क्या हुआ कि राजा बी आ गया। तो राजा बी इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, जैसे अब वहाँ पे क्या चलने लग गया था, हेरिडिटरी मतलब राजा का बेटा अब राजा बनेगा। मतलब एक तरीके से नेपोटिज्म चलना शुरू हो गया, कि राजा का बेटा अब राजा बनेगा। अब क्या जरूरी है, ये राजा ए स्ट्रांग है, ये चीज़ ध्यान से सुनना, राजा ए स्ट्रांग है, इसका बेटा बी आया, इसको बना दिया गया राजा। अब इसको तो पता नहीं, अब इसको थोड़ी पता है, बी को थोड़ी पता है कि राजा का महत्व क्या है। कोई बी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता था, लेकिन बहुत सारा बी को मतलब नहीं था कि राजा का, वो बचपन से ही राजमहल में खेलता कूदता आया और सीधा वो राजा बन गया। अब क्या हुआ कि राजा भी तो उतना स्ट्रांग नहीं है। अब इसमें 2 कंडीशन होता था। पहला कि अगर इनका जो प्रीस्ट है, ये प्रीस्ट बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो वो अपने दिमाग से बी को कंट्रोल करता था और बी के सहारे से पूरा राज्य कंट्रोल करता था। या दूसरा चीज़ क्या होता था कि बहुत सारे केस में हम आगे पढ़ेंगे कि अब बी स्ट्रांग है नहीं, लुल राजा है, तो क्या होगा कि उसी का सेनापति एक दिन आएगा सेना लेके और बी को हटा के और खुद कह देगा कि मैं बी का मतलब खुद उस एरिया का राजा हूँ। तो ये चीज़ बहुत होगा हमारे पास, हम जब आगे पढ़ेंगे तो ये चीज़ बहुत होगा कि राजा जब कमज़ोर पड़ेगा तो क्या होगा, वहीं उसी का सेनापति आएगा, उसको मार के और उसकी गद्दी ले लेगा। तो अगर हम बात करें तो क्या हुआ था, चीफ शिप था वो क्या बन गया, हेरिडिटरी बन गया। ब्रह्मनास थे, वो क्या करते थे, चीफ की हेल्प करते थे, कैसे राजा करेंगे, कैसे समाज चलेगा, कैसे उनका राज्य चलेगा। उसके बाद इलाबोरेट कोऑर्डिनेशन रिचुअल्स वजह पे एस्टेब्लिश किया चीफ अथॉरिटी के लिए। मतलब जो भी अथॉरिटी है, जो भी चीफ हेड है, वो कौन कौन से यज्ञ करेगा, वाजपेयी और राजसूय यज्ञ करेगा। उसके बाद अथॉरिटी ऑफ द पॉपुलर असेंबली स्टार्ट वार्निंग। अब इन्होंने क्या किया ना कि ये वार्निंग भी देने लग गए। वार्निंग इन द सेंस कि भाई अगर तुम ये चीज़ नहीं करो, जैसे राजा को वार्निंग देने लग गए ये कि अगर तुम ये चीज़ नहीं करोगे, जैसे
कोई चीज़ राजा से गलती हो गया, तो राजा से गलती हो गया तो भाई उसको तुम ठीक करो जल्दी से जल्दी, नहीं तो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये यज्ञ कराओ, वो यज्ञ कराओ। और क्या था, तो ऑफिसर्स उन राजा ने अपॉइंट किया अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि ऋग्वेदिक में चलता था। क्या चीज़ करने के लिए? उनको एडवाइस देने के लिए। उनको एडवाइस देने के लिए क्या किया, ऑफिसर्स अपॉइंट हुए उनको एडवाइस देने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि द चीफ ऑफ द पीरियड बिलोंग टू क्षत्रिय वन। वही था कि जो चीफ रहेगा, चीफ कौन रहेगा, जो कि लड़ाई में जीतेगा, जो राजा होगा, वही ज़्यादातर क्या थे, क्षत्रिय वर्ण थे। और उनको पूरा इस्टेब्लिश करने में पूरा कंट्रोल किसका होता था, ब्राह्मण का होता था। अब जैसे होता क्या था ना कि हमारे पास 2 सेक्शन का सोसाइटी है, 2 से 4 सेक्शन है। अब क्या था कि ब्राह्मण्स के पास क्या था, ब्राह्मण्स के पास नॉलेज था, ब्राह्मण्स के पास नॉलेज था, और क्षत्रिय के पास क्या था, पावर था। तो अब क्या हुआ कि इन दोनों ने सोचा कि हम दोनों मिल जाते हैं, तो ये दोनों आपस में मिल गए और इन्होंने सारे और अदर के पीपल्स को क्या कर दिया, डोमिनेट करना शुरू कर दिया। ऑल अदर रिलीजन, ऑल अदर वर्नास को क्या कर दिया, हमारे पास इन्होंने डोमिनेंस दिखाना शुरू कर दिया, एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। जब नॉलेज पावर मिल गए, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय मिल गए, इसीलिए क्षत्रिय अपने हर दरबार में एक पुरोहित रखता था, जो कि हेड ऑफ द प्रीस्ट होता था वहाँ का। और साला सलाह उससे, जैसे आज के टाइम में नरेंद्र मोदी का कौन है सलाहकार, नरेंद्र मोदी का सलाहकार अजीत डोभाल है। तो वैसे ही उस टाइम पे जो चीफ था उसका हेड कौन होता था, उसका हेड, चीफ का जो एडवाइजर था वो कौन था, एक पंडित हुआ करता था। और वो पूरा कंट्रोल, जो ब्राह्मण था वो धर्म के नाम पे उस पर पूरा कंट्रोल रखता था। अब क्या था कि हमने सिर्फ अभी तक एक ही वेद पढ़ा, जो कि ऋग्वेदिक पढ़ा, और बाकी के 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसी हमारे पास इसी लेटर वेदिक में बाकी के वेद लिखे गए थे। हो क्या रहा था ना कि हमारे पास ऋग्वेदिक में कोई लैंग्वेज थी नहीं। अगर हम बात करें, ये पेपर में पूछता भी है कि लैंग्वेज क्या थी, तो अगर हम बात, संस्कृत हमारे पास सुप्रीम लैंग्वेज थे। जैसे आज के टाइम में अगर कोई समाज इंग्लिश में बात करता है तो हम उसको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल मानते हैं, तो उसी टाइम पे जो संस्कृत में उस वक्त बात करते थे, संस्कृत सुप्रीमेसी थी। और संस्कृत सुप्रीमेसी हमेशा हाई स्टेटस वाले लोग यूज़ करते थे, हाई स्टेटस वाले लोग यूज़ करते थे। और बाकी जो नॉर्मल लोगों की लैंग्वेज थी, जो नॉर्मल लोगों की लैंग्वेज थी वो थी प्राकृत, नॉर्मल लोगों की लैंग्वेज थी प्राकृत, और हाई लेवल की लैंग्वेज क्या थी, संस्कृत। तो ये 2 लैंग्वेज, बाकी ऋग्वेदिक में लैंग्वेज था ही नहीं, अर्ली वैदिक में लैंग्वेज था ही नहीं, लेटर वैदिक में जाके हमारे पास लैंग्वेज आया। तो हमारे पास बाकी के अगर हम वेद पढ़ लें जल्दी जल्दी, तो वेद में कुछ है नहीं, वेद में सिर्फ रटने वाली चीज़ होती है। कि ऋग्वेदिक जो हमने पढ़ा था, ऋग्वेदिक किसका लिए था, ऋग्वेदिक में 1028 वेद था। ऋग्वेदिक में कितना ह्यूम्स था, कितने भजन थे, कितने मंत्र थे, 1028। और ये 1028 कितने चैप्टर्स में थे, तो भाई 10 चैप्टर्स में थे। ऋग्वेदिक किसकी बुक है, ऋग्वेदिक बुक ऑफ प्रेयर्स है, बुक ऑफ प्रेयर्स है ऋग्वेदिक। वैसे ही प्रेयर्स है, और यहाँ पे क्या है, मंत्र लिखे हुए हैं, मंत्र से भजन है ऋग्वेदिक में। वैसे ही हम बात करें सामवेद की, तो सामवेद जो है उसमें, सामवेद में म्यूजिक है। कितने भजन है, 1875, कितने चैप्टर्स में है, 6 चैप्टर्स में। सिर्फ रटने वाली चीज़ होती है, मतलब 6 अध्याय है, 6 चैप्टर्स में है। और इट इज़ द ओरिजिन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। यहाँ से पेपर आता है, चारों वेद का हमको पेपर आता है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का ओरिजिनेट कौन से वेद से हुआ है, सामवेद से। सामवेद डील्स विद म्यूजिक, क्योंकि हो ही गया। सामवेदिक हिम्स आर मीन टू बी संग बाय प्रीस्ट, मतलब सामवेदिक तो क्या थे, वो पंडित, प्रीस्ट क्या होते हैं, पंडित गाते रहते थे, उसी को हमने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट वेद पे आते हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस लो, यजुर्वेद भी आ गया, परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस। द यजुर्वेद इज फाउंड इन 2 रिसेंशन, ब्लैक एंड व्हाइट। ह्यूम्स क्या थे, 1975 भजन थे, चैप्टर्स कितने थे, 40। उसके बाद कंटेन्स द नॉलेज ऑफ ऑल सेक्रीफाइसेस, फॉर्मूला एंड वेपन्स, मतलब जितने भी वेपन्स थे उस टाइम पे, या फिर आज के टाइम में बहुत सारा वेपन जो बन रहे हैं वो अथर्व यजुर्वेद से ही बन रहा है। तो अब इसको ना 2 चीज़ में, ये सिर्फ ऐसा वेद है जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। इसको हम श्वेत यजुर्वेद भी बोलते हैं, इसको हम श्वेत यजुर्वेद भी बोलते हैं। जो हमने यहाँ पढ़ा था कि यजुर्वेद किस ब्लैक और वाइट होता है, तो ये वाइट है और ये ब्लैक है। मतलब हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि कृष्ण यजुर्वेद में सारे सेक्रीफाइसेस लिखे हुए हैं, मतलब ब्लैक है कि कोई कैसे, जैसे अश्वमेध यज्ञ में मैंने पढ़ा था कि घोड़े के पेट में से निकाल के हमारे पास उसका जो अतरी है वो डालेंगे हवन में। तो ये सब चीज़ें कहाँ लिखी हुई है, ये सब चीज़ में कृष्ण यजुर्वेद, ब्लैक
में लिखी गई है और वाइट में लिखी गई है वेपन्स के बारे में कि भाई ये वेपन्स ऐसे बनेगा, ये वेपन्स वैसे बनेगा। तो ये पूरा क्या था, यजुर्वेद। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट वेद पे, अथर्ववेद। लास्ट वेद हम बात करते हैं अथर्ववेद पे। तो अथर्ववेद ना मेडिसिन पे डील करता है। अथर्ववेद मेडिसिन पे डील करता है और इसको हम वेद ऑफ मैजिकल फॉर्मूला से बोलते हैं। जितना अथर्ववेद का 2 काम है, अथर्ववेद मेडिसिन से भी डील करेगा और ये बुक ऑफ ब्लैक मैजिक है। बुक ऑफ ब्लैक मैजिक मतलब जितना भी जादू टोना टोटका होता है वो सब कहाँ लिखा हुआ है, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में उसके बाद अथर्ववेद में 730 भजन है, उसमें 20 चैप्टर्स में लिखे गए हैं। और अथर्ववेद इज कॉल्ड अ कलेक्शन ऑफ स्पेल्स एंड इनकांटेशंस मतलब स्पेल्स एंड इनकांटेशन मतलब कोई चीज़ जादू टोना जो भी है, ब्लैक जादू टोना टोटका, किसी पे हमने टोटका किया, वो सब स्पेल्स एंड इनकांटेशंस कहाँ लिखी गई है, अथर्ववेद में। उसके बाद कंटेन्स नॉलेज ऑफ आल्सो चार्म एंड स्पेल्स, वही चीज़ है ब्लैक वेदा। ये ब्लैक वेदा नहीं कह सकते, इसको हम ब्लैक वेदा नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे ब्लैक मैजिक बुक, ब्लैक मैजिक बुक ऑफ वेदा। वेदा चलती थी, वेदा। ब्लैक मैजिक और मेडिसिन के बारे में कौन बताता था, अथर्ववेद। उसके बाद जो चीज़ लिखी गई है ना कि सबसे वार बिगिंस इन द माइंड्स ऑफ मैन, मतलब जो वार है वो सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है, दिमाग से शुरू होता है, वो भी कहाँ लिखी गई है, अथर्ववेद में। तो अगर हम सारे वेद का एक बार फिर से रिवीजन करें तो ऋग्वेद में क्या था, ऋग्वेदिक में प्रेयर्स थे, 1028 क्या थे, मंत्र थे। और उस मंत्र 10 चैप्टर्स में लिखे गए थे। ऋग्वेदिक में प्रेयर्स और मंत्र से आते हैं। सामवेद का बात करें तो सामवेद, सोम ये सब पढ़ा था। सामवेद म्यूजिक के बारे में बताता है, 1875 भजन है इसमें और उस 1875 6 चैप्टर्स में लिखी गई है। जो सामवेद है वो क्या है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की ओरिजिनेशन है और बाकी तो कुछ है नहीं। यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद बुक ऑफ सेक्रीफाइसेस है। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ब्लैक और वाइट। ब्लैक को हम बोलते हैं कृष्ण यजुर्वेद, वाइट को बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद। 1975 इसमें क्या है, भजन है और वो भजन कितने चैप्टर में लिखी गई है, 40 चैप्टर्स में लिखी गई है। और ये सेक्रीफाइसेस फॉर्मूला और वेपन्स के बारे में पूरा बताती है। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद मेडिसिन और ब्लैक मैजिक के बारे में बताती है। और 730 उसमें क्या है, होम्स है। और 20 उस 730 भजन 20 चैप्टर्स में लिखी गई है, बाकी तो और कुछ है नहीं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं कि वहाँ पे ना कोई नाम दिया गया था। जैसे आज के टाइम पे हम बोलते हैं ना कैबिनेट मिनिस्टर की किसका क्या काम है, कोई रेल का हेड होगा तो बोलेंगे रेल मिनिस्टर। कोई अगर हम बात करें पीए मतलब फिनेंस का हेड है तो बोलेंगे फिनेंस मिनिस्टर। फिनेंस मिनिस्टर का काम क्या है, सारे हमारे पास खातों को देखना, फिनेंशियल स्टेटमेंट वाला सारा चीज़ का हेड कौन है, फिनेंस मिनिस्टर। तो वैसे ही उस टाइम पे ना बहुत सारे हमारे पास रैंक्स थे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो अगर हम बात करें सबसे पहले पुरोहित किसको बोलते थे, तो जो पुरोहित बोलते थे जो चीफ प्रीस्ट है, मतलब जो जितने भी पुजारी हैं उन सारे पुजारियों का जो हेड है उसको बोलेंगे पुरोहित बोलेंगे। जो सारे सेना है, सेना का हेड जो कि सेनापति होता है तो सेनापति को बोलेंगे सेनानी। उसके बाद जो पास्टर्स लैंड थे, जो लैंड वैंड के बारे का जो पूरा इंचार्ज लेगा उसको बोलते थे व्रजपति। जो पुलिस ऑफिसर है उसको बोलेंगे जीवगिरभा। उसके बाद जो स्पाई है जो कि दूसरे राज्य में जाके खबर लाएगा उसको बोलेंगे दूत या स्पासा, जो कि दूत तो हम सब जानते हैं। जो हेड ऑफ विलेज है उसको बोलेंगे ग्रामनी। जो हेड ऑफ फैमिली है बोलेंगे कुलापति। उसके बाद जो मीडिएटर ऑफ डिस्प्यूट्स है, मतलब जो लड़ाई रुकवाता है उसको क्या बोलेंगे, मध्यस्थमी। उसके बाद जो चीफ क्वीन है मतलब पट रानी है उसको बोलेंगे महिषी, पट रानी। चीफ क्वीन क्या होती है, जो राजा की पत्नी है उसको बोलेंगे महिषी, जो कि पट रानी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। उसके बाद हम बात करें कि चैरिएटर और कोर्ट मिनिस्टर, मतलब जो घोड़े वोड़े का सब देखेगा और कोर्ट का जो मिनिस्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, सूत। जैसे सूत मतलब जो हमने पढ़ा था सूत पुत्र, करण सूत पुत्र है ना। सूत पुत्र कौन है, सूत पुत्र करण है। तो मतलब घोड़ा वोड़ा का जो देखभाल करेगा उसको बोलेंगे सूत। उसके बाद जो कि फॉरेस्ट वॉरेस्ट को देखेगा उसको बोलेंगे गोविंद कटाना। जो मैसेंजर का काम करेगा उसको बोलेंगे पालगला। उसके बाद जो कैम्बेरियन एक सैनिक ही हुआ उसको बोलेंगे क्षत्रिय। जो अकाउंटेंट होगा उसको बोलेंगे अक्षवपा। जो चीफ जज होगा उसको बोलेंगे अथापति। कारपेंटर जो कि लकड़ी वकड़ी का काम करेगा उसको बोलेंगे तक्षण। तो ये सब चीज़ तो याद करने वाली चीज़ है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कोई चीज़ कहाँ है। तो यहाँ पे हमने क्या ख़त्म किया, यहाँ पे हमने ख़त्म किया लेटर वैदिक पीरियड तक हमने सोसाइटी कैसी थी, हमारे पास रिलीजन्स कैसे थे, हमारे पास पॉलिटी कैसी थी वहाँ की। तो एक बार हमारे पास सारे रिवीजन
सारे लेक्चर्स का रिवीजन कर लेंगे। और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि जब जैसे नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि जब हमारे पास सेटलमेंट स्टार्ट होने लग गई और हस्तिनापुर और कुसुम्बु जैसे राज्य बनने लग गए हैं सेटलमेंट से, तो ऐसे ऐसे और भी राज्य और भी एरिया में बन के, और जैसे उसको और भी राज्य और भी एरिया में बनने लग जाएंगे, उसको हम बोलेंगे जनपद बोलेंगे। और वही जनपद जब एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे, या एक जनपद ए जनपद बी को अटैक करके पूरा एक जनपद बना लेगा, तो उसको बोलेंगे महाजनपद। तो आगे हमारा टॉपिक ही यही होगा, जनपद और महाजनपद। तो हमारे पास आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।